हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज आपके ही रिक्वेस्ट पर आज आपके लिए लेके आए हैं हम लोग यहाँ पर सॉलिड स्टेट क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका आज हम लोग पहला लेक्चर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट जो है ये आपके इस 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। दैट मीन्स मार्क्स के दृष्टिकोण से भी, साथ ही साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है, जो इसमें नॉलेज है, जो टेक्निक सब है, जो इसमें यूज़ किया गया है, उसके हिसाब से भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये आपके पास। ठीक है, सॉलिड स्टेट का अगर हम बात करें तो इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी रहते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी इसमें होते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 12th में तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, यही सॉलिड स्टेट आगे क्लास में भी जाएगा। यही सॉलिड स्टेट जो है कई सारे टॉपिक्स में टूटता भी है आगे जाकर के। मतलब कि ओवरऑल आप लोग अगर केमिस्ट्री के संपर्क में रहना चाहते हो आगे तक, तो सॉलिड स्टेट आगे तक आपको काम देता रहेगा। तो सॉलिड स्टेट की इस बेसिक लेक्चर को लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट से पहले आपको याद दिला देते हैं कि आपने 11th क्लास पढ़ा है, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर आपने देखा है। तो प्यारे बच्चों, मैटर की अगर स्टेट्स की बात करें तो जनरली ये जो मैटर है इसके बेसिकली जो है हम लोग यूजुअली 3 स्टेट पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट, और तीसरा पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर गैसियस स्टेट हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैटर के मेनली ये 3 स्टेट होते हैं, 3 फेज में मैटर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, ये जो मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है, ये क्यों हुआ है? आखिर सारे मैटर्स जो होते हैं वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये पार्टिकल्स में भी एटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। ये सॉलिड या लिक्विड या गैस तीनों ही पार्टिकल की बात करें, तीनों ही स्टेट्स की बात करें, तो ये तीनों स्टेट यही 3 तरह के पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस ही होते हैं, जिनसे कि ये तीनों स्टेट बने होते हैं। सवाल ये उठती है कि जब ये तीनों के सेम पार्टिकल है, तीनों ही स्टेट के यही सब पार्टिकल्स है, तो फिर ये 3 तरह के स्टेट्स क्यों होते हैं मैटर में? तो मैटर में 3 तरह के स्टेट्स होते हैं, इसका 2 बेसिक रीजन है प्यारे बच्चों। अगर हम बेसिक रीजन की बात करें, जिनके कारण से कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, तो वो 2 बेसिक रीजन में क्या क्या होते हैं? पहला होता है थर्मल एनर्जी, पहला है यहाँ पर थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं? तो यूं कह सकते हैं थर्मल एनर्जी किसी भी बॉडी में टेम्परेचर के कारण से आती है। टेम्परेचर के कारण से किसी भी बॉडी की थर्मल एनर्जी बढ़ती है, या यूं कह सकते हैं कि जो थर्मल एनर्जी है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। यानी कि पार्टिकल में जितना मोशन होगा उतने ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और हम कहेंगे वहां पर कि थर्मल एनर्जी उतनी ही क्या है? हाई है। यानी द एनर्जी डेवलप्ड इन एनी बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर और ड्यू टू मोशन, है ना, इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। ठीक है, मोशन के कारण से, जो पार्टिकल में मोशन के कारण से या फिर टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से जो एनर्जी डेवलप होती है किसी भी मैटर में, तो उस एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी क्या चाहता है? थर्मल एनर्जी चाहता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स ये दूर दूर रहे, हट के रहे। ये चाहता है कि पार्टिकल्स कहाँ जाए? एकदम दूर दूर हट के रहे, सेपरेट हट के रहे। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल में मोशन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और इसके कारण से पार्टिकल चाहेंगे कि हम दूर दूर हट जाए। तो ओवरऑल है कि थर्मल एनर्जी जो मैटर की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से मैटर के पार्टिकल्स दूर दूर हट के रहना चाहते हैं। और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में काम करने वाला जो फोर्स होता है, जो इन 2 पार्टिकल्स के बीच में काम करते रहता है, उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। मैटर में ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो चाहती है कि हमारे ये जो पार्टिकल है मैटर के, वो नज़दीक नज़दीक रहे, क्लोज आकर के रहे। यानी कि ये जस्ट इसका अपोजिट काम कर रहा है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी बढ़ेगी
थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो मैटर चाहेगा, पार्टिकल चाहेगा दूर हटने के लिए, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्टिकल चाहेगा हम नजदीक आकर के रहें। दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है। तो हम यूं कह सकते हैं यहां पर कि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी बढ़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल जो है दूर दूर हटने लगता है, दैट मीन्स क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी जिस मैटर की बहुत ही ज्यादा होगी उस मैटर का डेफिनेटली क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होगा। ठीक है, यानी जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। अब स्पष्ट यहां पर देख सकते हो कि थर्मल एनर्जी चाहती है कि पार्टिकल दूर दूर रहे, तो जाहिर सी बात है गैसियस स्टेट का जो पार्टिकल होता है बहुत ही दूर होता है। कहने का सेंस ये हो गया कि गैसियस स्टेट में थर्मल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। उससे कम किसमें, लिक्विड में। उससे कम किसमें होती है, सॉलिड में होती है। सबसे कम थर्मल एनर्जी किसमें होती है, सॉलिड्स में होती है। इसलिए उसके पार्टिकल जो है सटे हुए रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, दूर दूर नहीं जाते हैं। ठीक है, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें जिसमें कि पार्टिकल चाहता है कि हम क्लोज आकर के रहे, तो ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, या यूं कह दे कि जिसमें सबसे ज्यादा होती है वो उसका शेप, साइज, वॉल्यूम सब फिक्स हो जाता है और वो स्टेट सॉलिड स्टेट कहलाता है। तो सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड स्टेट में, उससे कम किसमें होता है, गैसियस स्टेट में। यानी थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी गैस में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसमें, लिक्विड में होती है, और सबसे कम किसमें, सॉलिड में होती है। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस में सबसे कम होती है, उससे ज्यादा लिक्विड में होती है, और उससे भी ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में होती है। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स में ये जो दो मेन प्रॉपर्टी है ये अलग अलग पाई जाती है, जिसके कारण से मैटर का जो स्टेट्स होता है, पार्टिकल्स के बीच की दूरी जो होती है हर एक मैटर में अलग अलग ढंग की होती है, जिसके कारण से मैटर जो है वो अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं। और बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के मैटर पाए जाते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तो लिक्विड और गैसियस स्टेट की बात जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में करवाई जाती है। स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास का सिलेबस में गया। यहां पर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है, सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। यानी कि सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब चीज तो बेसिकली आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हम लोग उससे भी आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड्स को क्लासीफाई कैसे कैसे किया गया है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज कैसी होती है, परफेक्ट सॉलिड और डिफेक्टेड सॉलिड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीज यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेकर के हो जाओ तैयार, क्योंकि यहां पर बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके सामने में आ गया है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट के इस टॉपिक को। आप इस बेसिक नोट को आप लोग लिख लीजिए, यहां पर हम नोट्स भी करते जाएंगे। यहां पर जो थ्योरी हम पढ़ाएंगे वही थ्योरी आपके लिए नोट्स का काम करेगी। हम यहां पर स्किप करते हुए टॉपिक को नहीं लेके जाएंगे, या टॉपिक को ऐसे समझाते हुए नहीं लेके जाएंगे। यहां पर समझाने के साथ साथ आपके नोट्स को भी कंप्लीट करते हुए लेके जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेकर के ही बैठिएगा, साथ में बुक अगर रहे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग यहां पर सॉलिड्स की। सॉलिड्स की बात करेंगे तो ये बेसिकली आप लोग सब जानते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या सब होती है, सॉलिड्स किसे कहते हैं। तो सॉलिड्स के अगर हम लोग जनरली पार्टिकल्स को देखें तो सॉलिड्स मैटर के वो स्टेट होते हैं जिनमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और एकदम गैप बिल्कुल कम होता है, क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं बहुत ही हाई होती है, इसीलिए यहां पर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। और इसी कारण से ये रिजिड भी है, टूटता नहीं है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है यहां पर बहुत ही ज्यादा है, रिजिड होता है। ठीक है ना, ये बहता नहीं है, फ्लो नहीं करता है, ये रिजिड होता है। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें। तो अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करें, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम मिलेगा आपको। यानी कि सॉलिड्स में शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। बाबू ये सब आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसलिए यहां पर जो है ना इसको हम लोग लेके चलेंगे सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपने यहां पर पढ़ा है सॉलिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स
आर हाई, उससे कम लिक्विड का होता है और उससे कम किसका होता है, गैस का होता है। तीसरी बात यहां पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब हाई होगा यानी पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आने चाहेंगे तो पार्टिकल्स में जो गैप होता है जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। यानी कि इसमें लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। ठीक है, लिखते जाओ मेरे साथ। पांचवा पॉइंट, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लो होगा तो यहां पर अंदर में कोई गैप नहीं है, इसके कारण से इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी। सबसे हाईली कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस होता है। कंप्रेस करने मतलब इसको दबा नहीं पाएंगे हम लोग यहां पर, क्योंकि गैप क्या है, स्पेस क्या है, बहुत ही कम है। तो यानी वेरी लेस कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। सिक्स्थ पॉइंट जो यहां पर आ रही है वो आ रही है इसकी डेंसिटी से। तो पार्टिकल्स जो यहां पर है जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो अधिक डेंस होंगे, यहां पर कम स्पेस में ज्यादा पार्टिकल होगा, मतलब कि यहां पर मास अधिक होगा। मास अधिक होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी सेम स्पेस की बात करें, अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस को तीनों को हम 1-1 लीटर वॉल्यूम दे देते हैं तो उसमें मास जो है सॉलिड की सबसे हाई होगी, उससे कम लिक्विड की होगी और सबसे कम मास किसकी होगी, गैस की होगी। यानी डेंसिटी जो है सॉलिड की बहुत ही हाई होती है, हाई डेंसिटी, ये भी एक प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। सातवां यहां पर पॉइंट लिखेंगे तो ये हाईली रिजिड होता है, हाईली रिजिड होता है। कहने का मतलब ये हो गया ये फ्लूइड नहीं होता, ये बहता नहीं है, चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है इसलिए रिजिड है, यानी अपने शेप को ये बरकरार रखता है। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में, सॉलिड के पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हुई सॉलिड की बात। अब बात यहां पर ये है कि हम लोग सॉलिड को भी क्लासीफाई करने जा रहे हैं। सॉलिड को क्लासीफाई क्यों करेंगे, तो सभी सॉलिड सेम तरह के नहीं होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आप लोग के घर में तो शीशे होंगे, यानी कि शीशे का कोई बर्तन होगा, आप उसे जब तोड़ते हो किसी हथौड़े से ही तोड़ते हो, ठीक है, तो जब तोड़ोगे तुम उसको तो वो परफेक्ट सारे टुकड़े उसके अलग अलग टाइप के गिरते हैं, सभी टुकड़े उसके अलग अलग होते हैं, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई कुछ भी होगा, है ना। तो लेकिन वही बात क्या है कि अगर आप जैसे देखते हो कि जब हम लोग समुद्र से नमक निकालते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पानी सुखाते हैं और नमक ऑटोमेटिकली वहां पर निकल का जाता है। तो नमक जो होता है उसका शेप क्यूबिक, ये हम लोग बनाते नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। सपोज चीनी आप लोग मार्केट से खरीदते ही हो, चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्यूबिक टाइप के होते हैं। तो ये जो क्यूबिक है वो हम लोग क्या बनाए हैं उसको, यानी एक एक दाना थोड़ी ना उसको बनाया जाता है ठोकरा करके कि वो क्यूबिक ही बन जाए, नहीं। वहां पर ऑटोमेटिकली जब शुगर का जब जूस निकलता है उसको जब वहां पर जूस को प्योरीफाई करके जब उसको सुखाया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है चीनी और नमक की बात की तो उसमें क्या है, उसका अपना खुद का एक शेप है, परफेक्ट क्रिस्टल होता है, तोड़ने पर भी उसका स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर शीशे की बात किए तो उनका क्या होता है, शेप तोड़ने के बाद जो है अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर बात यह है कि चीनी के क्रिस्टल्स क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल से बने होते हैं, नमक के भी क्यूबिक टाइप के बने होते हैं, और भी कैसी जैसे ग्रेफाइट वगैरह होता है उसका हेक्सागोनल क्रिस्टल मिलता है। लेकिन और प्लास्टिक की बात करें, हम शीशा की बात करें, ठीक है, नायलॉन की बात करें, तो ये सभी क्रिस्टल्स ऐसे, ये सभी सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसकी ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं होती है, यानी कि जो कि बने होते हैं किसी खास उसकी ज्योमेट्री नहीं होती है, किसी खास ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से वो बने हुए नहीं होते हैं, है ना, उसमें स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ब्रॉडली सॉलिड्स को दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है। ठीक है ना, एक पार्ट का नाम दिया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे पार्ट का नाम दिया गया है अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो आइए जब समझते हैं यहाँ पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ बात करते हैं हम लोग सॉलिड्स के 2 टाइप्स की, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं
और यहाँ पर इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेंगे, आपको कुछ सॉलिड के नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा वहाँ पर कि कौन सॉलिड इसमें मॉलिकुलर है, कौन सॉलिड आयोनिक है, कौन सॉलिड मेटालिक है, कौन नेटवर्क सॉलिड है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, कौन एमॉर्फस है। यानी कि आपको यहाँ पर सॉलिड्स के एग्जाम्पल देकर के आपको पहचानने के लिए दिया जा सकता है कि कौन सॉलिड क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें कि जो कि क्रिस्टल्स के रिपीटेशन से बने होते हैं, किसी एक खास पैटर्न के रिपीटेशन से बने होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था अभी कि नमक का क्रिस्टल क्या होता है, कई सारे क्यूब्स जो है वो रिपीट होते होते एक बड़े से क्रिस्टल नमक का फॉर्मेशन करते हैं, और इसीलिए जब नमक के ढेले को आप तोड़ते हो तो वो क्यूबिक क्रिस्टल्स में टूटता है, क्योंकि उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टिकल्स बंधे हुए हैं वो क्यूबिक का रिपीटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। चीनी में भी वही होता है, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या कहते हैं, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रिपीट करता है, कुछ ऐसे देखोगे यहाँ पर। जैसे ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट यहाँ पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है उसका होता है, ये आप लोग 10th क्लास में भी जाने होंगे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट का है। इसमें ये लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, अभी फिलहाल इसको नहीं समझेंगे कि ये लाइन क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। वास्तव में ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये सारे पॉइंट्स का वैल्यू है। ये पॉइंट्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस है, ये पॉइंट्स एटम्स है, ठीक है ना। तो ये एटम्स है। अब एटम्स भी ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसा तो कहीं देखे नहीं थे, तो ये बस एक नोटेशन है। वास्तव में कैसे एटम्स अरेंज होते हैं इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखने से लग रहा होगा कि ये एक हेक्सागन के रिपीटेड फॉर्म में यहाँ पर अरेंज किया गया है, यानी कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये बार बार हेक्सागन रिपीट कर रहा है, एकदम इनफाइनाइट तक रिपीट करते ही जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि वो सॉलिड जिसमें कि कोई एक खास पैटर्न बार बार रिपीट होता है उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। वही एमॉर्फस की बात करें तो कोई पैटर्न नहीं होता, इसमें रिपीटेशन नहीं होता। गलती से अगर रिपीटेशन हुआ भी तो 1-2 बार रिपीटेशन होगा, बाद बाकी स्ट्रक्चर कुछ से कुछ यहाँ पर आते रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। ये पार्टिकल्स कुछ किसी भी फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, कोई डिफरेंट ज्योमेट्री यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, इसी को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। यानी पार्टिकल्स इसमें भी क्लोजली पैक्ड है, इसमें भी पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, लेकिन जो है यहाँ पर इसमें पार्टिकल्स रिपीटेड पैटर्न में है, जबकि इसमें पार्टिकल रिपीटेशन में नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन बोलते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं, एमॉर्फस। यानी यहाँ पॉइंट बना, इसमें जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स are arranged in regular and repeating pattern, जबकि यहां पर क्या मिल रहा है, particles do not arrange in regular pattern। यहां पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं, जबकि यहां पार्टिकल्स किस में होते हैं, रेगुलर पैटर्न में होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां पर देखिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट यहां पर जो होते हैं वो शार्प होते हैं, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, नॉट डिफिनिट या अनफिक्स्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट शार्प का करने का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर क्या है कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में पैटर्न चूंकि बहुत ही खास पैटर्न यहां पर है, एकदम सेम पैटर्न पूरा रिपीट हो रहा है, तो कहने का सेंस ये हो गया हर एटम्स के बीच में डिस्टेंस जो होगा, और खास करके यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना इस कोना में होगा उतना ही हर कोने में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर होगा यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, एटम्स का अरेंजमेंट सेम है हर तरफ, तो यहाँ से वहाँ तक अरेंजमेंट सेम है, तो पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम होगा तो इस ओर से अगर हम लोग इसको मेल्ट करना चाहें तो जितने टेम्परेचर पर मेल्ट होगा इस ओर से भी उतने ही टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है हर तरफ से, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लिखा गया शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से अरेंज किए गए हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो है इस ओर से मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, उस ओर से मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, वहाँ से फोर्स कम होगा, यहाँ से फोर्स ज़्यादा होगा।
इस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट एक ही सॉलिड के वेरी करते रहते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर लिखा गया है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, नॉट डिफिनिट होता है, यानी अनफिक्स्ड होता है। ठीक है, तो एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में समझ में आ रहा है बात क्या क्या है यहाँ पर। अगला पॉइंट देखें हम लोग, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, और ये जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब इसमें एक जो पैटर्न है, जैसे यहाँ हेक्सागोनल पैटर्न है, ये दूर दूर तक रिपीट होगा, दूर दूर तक ये रिपीट होते जा रहा है, इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इसमें जो है गलती से अगर रिपीटेशन हो भी गया तो एक आध बार बड़ी शॉर्ट रेंज के लिए रिपीट होता है, फिर जाकर के वही इरिपीटिंग स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा सॉलिड में है, रिपीटेशन होता भी है तो बड़ी शॉर्ट रेंज के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, और यहाँ पर ये क्या होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। समझ में आ रहा बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट क्या है, ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, और जबकि ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। इट इज एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये भी पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। यहां पर एक वर्ड से समझ में नहीं आएगा आपको यहां पर, इसके लिए पहले आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद जाकर के हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम समझाते हैं फिर जाकर के कि एनाइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी क्या होता है। ठीक है, क्लियर कर लो इस चीज को। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। ये क्या होता है समझिए अच्छे से। जैसे कि आप पोलराइजर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप गूगल पर सर्च करिएगा पोलराइजर। पोलराइजर कहां पढ़िएगा, तो 12th क्लास के फिजिक्स में आप लोग ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़िएगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिसमें कि एक ऐसे ग्लास स्लैब की तरह पोलराइजर होता है। जैसे प्रिज्म समझते हो ना, प्रिज्म में क्या होता है कि लाइट जो है पास करते हैं तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, मतलब टूट जाता है लाइट। उसी तरह से पोलराइजर होता है, जिसमें कि लाइट का वेव जो है ना वही चेंज हो जाता है, यानी कि लाइट जिस रास्ते पर जाता है, जिस 3D वाइब्रेट करते हुए जाता है लाइट, वो वाइब्रेशन प्लेनर बन जाता है, 2D बन जाता है। ये है पोलराइजर। और पोलराइजर का जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल जो है ना, अगर आप मान लीजिए मटेरियल सीधा कर दिए यहाँ पर, अगर पोलराइजर को आप इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर दिए और लाइट यहाँ से पास किए, तो वो अलग तरीके से निकलेगा बाहर। ठीक है, और जब यही मटेरियल को आप जो है पोलराइजर को आप कुछ टेढ़ा मिला करके यहाँ पर रख दिए हैं और फिर यहाँ से लाइट पास करते हैं, तो ये लाइट जो यहाँ पर निकलेगा वो अलग तरीके से निकलता है। ये फिजिक्स में आप लोग पढ़िएगा पोलराइजेशन क्या होता है, तब समझ में आएगा। मेरा ये बस समझाना यहाँ पर है कि मटेरियल बिल्कुल सेम है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर लाइट डाल रहे हैं, तो इसमें जो लाइट का फ्लो हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ही बात कर ले या लाइट के स्पीड की ही बात कर ले, है ना। जैसे कि आइस, बर्फ होता है, तो बर्फ आप देखे होंगे, बर्फ का एक सिल्ली ले लीजिएगा। ठीक है, बर्फ में आप लाइट यहाँ से ट्रेवल कराइए तो उसकी स्पीड कुछ और होती है, वो स्पीड कुछ और शो करके बाहर निकलेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ स्पीड होगी इस ओर से। वही बर्फ को आप अगर इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करवाइएगा तो उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी, लाइट पास तो करेगा लेकिन स्पीड क्या हो जाती है, कुछ और हो जाती है। इसके कारण से इस ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग टाइप का होता है और इस ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे टाइप का हो जाता है। तो यानी कि डायरेक्शन बदल रहे हैं, प्रॉपर्टीज बदल जा रही है, लेकिन यहां पर सॉलिड तो वही है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी, है ना। एनाइसोट्रॉपी, देखिए आइसोट्रॉपी मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी। आइसो मतलब सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। किसी सॉलिड में अगर हर तरफ से जाएं, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहे, तो उसको हम लोग आइसोट्रॉपी बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड वही रहे लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टीज पर रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में बदल जाती है तो उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। और प्यारे बच्चों, एनाइसोट्रॉपिक नेचर का जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि यहां पर ये एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर, तो इस बेसिक पॉइंट को हम लोग यहां पर इरेज कर लेते हैं। तो यहां पर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में खासियत जो है, बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर लेके आए हैं आपके लिए, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। ध्यान दीजिएगा यहां पर
एक हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें पार्टिकल्स रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज किया गया है। सपोज कर लीजिए ये हमारा सॉलिड है, ए बी इसके पार्टिकल्स हैं, ए बी इसके पार्टिकल्स हैं जो कि एकदम रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज किए गए हैं, रेगुलर पैटर्न में यहाँ पर अरेंज किया जा रहा है। आप गौर से देखो तो लगेगा स्पष्ट कि यहाँ पर पार्टिकल्स का इतना बढ़िया अरेंजमेंट है, तो ये हमारा डेफिनेटली एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होगा। यहाँ पर ए एटम अलग सा कोई एटम है और बी एटम ये अलग सा कोई एटम है, ठीक है ना। ए की प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, बी की प्रॉपर्टी कुछ और होगी। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ही देखें तो मे बी ए कंडक्टर हो सकता है, बी इंसुलेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही देखें तो लाइट की स्पीड इस ए से होकर के कुछ और हो सकती है, बी से होकर के कुछ और हो सकती है। तो अगर इसमें जो इतना बढ़िया अरेंजमेंट है, अब इस अरेंजमेंट को देखते हैं, अगर लाइट को ही हम लोग इस डायरेक्शन से पास आउट करवाते हैं तो लाइट यहां से ए बी से होके पास करेगा, तो इधर से लाइट की जो भी स्पीड होगी, मान लीजिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं, ठीक है ना, और लाइट को इस ओर से फ्लो करवाते हैं। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, ठीक है ना। अगर लाइट को हम लोग यहां से पास करवाते हैं इस डायरेक्शन से, या इसी डायरेक्शन से लाइट को पास करवाते हैं, तो जरा देखिए यहां पर इस होकर के लाइट को खाली बी से गुजरना पड़ रहा है, इधर से खाली ए से गुजरना पड़ रहा है, मतलब कि इस ओर केवल बी मिल रहा है, इस ओर केवल ए मिल रहा है, जबकि इस डायरेक्शन में ए बी सब मिल रहा है। तो क्या होगा, लाइट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल से यहां पास कर रहा है, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो रहा है। इस ओर से पास कर रहा है तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और शो होगा, जबकि इस ओर से लाइट पास कर रहा है तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और ही शो होगा। तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफर हो जाता है, अलग हो जाता है, इसीलिए प्रॉपर्टीज भी क्या जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी, ठीक है ना। डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन क्या कहलाता है, एनाइसोट्रॉपी, ठीक है ना। डिफरेंट, यहां पर अगर हम बात करें एनाइसोट्रॉपी की, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या समझ सकते हो, तो लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सभी डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कैसे, एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। वही अगर आइसोट्रॉपी की बात करें, आइसोट्रॉपी की बात करें तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस, यही प्रॉपर्टीज जो लिखा है वो सभी डायरेक्शन में अगर सेम होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपी बोलेंगे। और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और एमॉर्फस की एक खासियत और भी है कि एमॉर्फस जो वर्ड यहां पर एमॉर्फस लिया गया है, ये एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, यानी कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जिसका कोई खास डेफिनिट फॉर्म नहीं है। हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा जो सॉलिड है उसके अंदर में पार्टिकल्स हेक्सागोनली अरेंज्ड है या क्यूबिक शेप में अरेंज्ड है, ऐसा कुछ नहीं कह पा रहे हैं अगर, तो उसे बोलते हैं नो फॉर्म्स इन द पार्टिकल्स, है ना। तो अरेंजमेंट में अगर कोई फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए नो फॉर्म्स वर्ड से लाया गया है, किस चीज को, एमॉर्फस से को लाया गया है, ठीक है। तो आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी समझ में आया। और एक मजेदार यहां पर पॉइंट है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है जरा समझिएगा। जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि अगर आप बर्फ को ही आप तोड़ोगे तो उसका क्रिस्टल एक खास शेप में टूटता है, ठीक है ना। अब भले ऐसा नहीं कि बर्फ के इतने बड़े टुकड़े को ले लिए, जबरदस्ती तोड़ दिया आप इसको, इधर कुछ और अरेंजमेंट दे दिया आपने, इधर कुछ और दे दिया, नहीं, उसको बारीकी से क्रिस्टल के रूप में तोड़ना पड़ता है। बारीकी से अगर आप तोड़िएगा मतलब कि पूरा एकदम चकनाचूर कर दीजिएगा उसको, तो सभी क्रिस्टल्स के एक खास शेप होते हैं, खास ज्योमेट्री बन जाती है वहाँ पर, क्योंकि बर्फ भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। उसी प्रकार से आप नमक चीनी के बारे में तो आपने सुना ही है कि वो क्रिस्टलाइन है, तो वो एक खास टुकड़े में टूट रहे हैं। तो जिनका एक खास टुकड़ा बनता है ये केवल क्रिस्टलाइन का ही हो सकता है।
तो यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहेंगे कि वो क्लीवेज प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टीज मतलब कि एक खास टुकड़े में वो टूटते हैं, ठीक है। जिन टुकड़े का अगर हम दो टुकड़े की बात करें तो दोनों टुकड़े सिमेट्रिकल ढंग के मिलते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। और यही अगर आप शीशा में देखोगे, ग्लास में, है ना, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है जिसका हम लोग बर्तन वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें आप पाओगे कि वो पार्टिकल जब शीशे को तोड़ा जाता है तो वहाँ दोनों के जो शेप होते हैं, सरफेस का जो अरेंजमेंट होता है या फिर शेप होता है, रफ होता है। मतलब कि आप शीशा को तोड़ दोगे, आप उस पर अगर हाथ रखोगे तो वो हाथ कट जाएगा, मतलब उसका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। और वैसे भी ये टुकड़ा कुछ और ढंग का टूटेगा, ये टुकड़ा कुछ और ढंग का टूटेगा, तो इसको भी बोलते हैं रफ अरेंजमेंट बोलते हैं। तो वो क्लीवेज प्रॉपर्टीज एमॉर्फस शो नहीं करता है। तो एनसीईआरटी में एक बड़ा ही मजेदार सवाल है यहाँ पर कि एक कोई सॉलिड है जो कि हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, क्या वो क्लीवेज प्रॉपर्टीज शो करेगा? तो वो सवाल एनसीईआरटी का ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो वहां पर आंसर क्या होगा कि अगर वो हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक एमॉर्फस सॉलिड होगा, क्योंकि वो आइसोट्रॉपिक है, हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज, तो वो कैसा हो गया, आइसोट्रॉपी शो कर रहा है, मतलब वो आइसोट्रॉपिक है। और आइसोट्रॉपिक कौन होता है, एमॉर्फस होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड जब आइसोट्रॉपिक हो, ये मालूम पड़ गया कि वो एमॉर्फस सॉलिड है, तो हम लोग कहेंगे कि नो, इट कांट शो द क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये शो नहीं कर सकता है क्या, क्लीवेज प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था वो समझ में आ गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि क्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्या सब है और एमॉर्फस के एग्जांपल क्या सब है। बड़ा ही मजेदार, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आपको पूछे जाएंगे कि एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है ना। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो आइए करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें। यहाँ पर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स की अगर देखिए हम लोग बात करें तो क्रिस्टलाइन में एग्जाम्पल कई सारे हैं। तो क्रिस्टलाइन में बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। हालांकि इस चारों टाइप के बारे में हम लोग ब्रीफली स्टडी अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 4 टाइप होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी होंगे सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, मतलब कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। जान लीजिए यहाँ पर मॉलिक्यूल से जितने भी सॉलिड मिलकर बने हुए हैं सभी कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे। फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है यहाँ पर आइस, ठीक है। उसी तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल से अगर सॉलिड बनेगा तो यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन होगा। उसी तरह से यहाँ पर C6H12O6 ये सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। यूरिया का फॉर्मूला हो गया NH2CONH2। ये जितने भी मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं सॉलिड ये सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड वे सॉलिड्स जो आयन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर NaCl हो गया, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ है तो ये आयनिक है। KCl हो गया, KNO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं इसको हम लोग। उसी तरह से यहाँ पर अमोनियम सल्फेट हो गया NH4 Hal2SO4, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3। ये सभी यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयन से मिलकर बने हुए हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं सभी आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। और आयनिक सॉलिड भी कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दूसरा यहाँ पर मेटालिक सॉलिड है। मेटालिक सॉलिड्स जितने भी मेटल्स होते हैं जो मेटल के आयन से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आयरन हो गया Fe, ये आयरन 2+ के फॉर्म में होता है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी जितने भी मेटल्स हैं ये सभी मेटालिक सॉलिड कहलाते हैं। और यहाँ पर ये भी क्रिस्टलाइन होते हैं। और दूसरा है कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, ये कोवैलेंट और नेटवर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटम्स जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और जुड़ते जुड़ते जो है नेटवर्क के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देते हैं। एकदम जाइंट स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा स्ट्रक्चर। आपने 10th में डायमंड का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। तो डायमंड में कार्बन कार्बन से जुड़ते जुड़ते अंत ही नहीं लेता है उसके स्ट्रक्चर का, एकदम जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा, दूर दूर तक एकदम ज्वाइंट होते जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड से। तो उसी को कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। अभी आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो देखा ही था, हेक्सागोनल वाला। उसमें एक कार्बन, हर एक पॉइंट उसमें कार्बन था, ठीक है। तो कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है जुड़ते जुड़ते एकदम अनंत की ओर जा रहा है। इसी जाइंट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें क्या क्या होता है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सभी इसमें कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल में आता है। तो ये सभी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ गया, ठीक है। एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस में क्या होता है, इसमें आता है यहाँ पर क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज
ग्लास, ये एक अमोर्फस सॉलिड है। हालांकि क्वार्ट्ज ग्लास जिससे बना होता है, जो क्वार्ट्ज से बना होता है, अगर हम क्वार्ट्ज ग्लास में क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, ये जो क्वार्ट्ज है वो सिलिका, क्वार्ट्ज को हम लोग सिलिका भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला SiO2 होता है। तो ये SiO2 हमारा सिलिका जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। दूसरी बात हम बता दें कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है वो एमॉर्फस होता है। जितने मिक्सचर होते हैं सभी एमॉर्फस होते हैं, जितने पॉलीमर्स होते हैं वो सभी एमॉर्फस होते हैं। ये ट्रिक हो गया। जितना भी पॉलीमर्स मिलेगा, पॉलीथीन मिले, पॉलिस्टर मिले, नाइलॉन मिले, रबड़ मिले, जितना भी पॉलीमर मिलेगा, PVC मिलेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलेगा, है ना, टेफ्लॉन मिलेगा, ये सभी पॉलीमर एमॉर्फस होते हैं। ग्लास की बात की तो ये सिलिका जो है, जिसको क्वार्ट्ज या सिलिका बोलते हैं, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन इसी से बना हुआ ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है, ये जिसके हम लोग बर्तन यूज करते हैं, शीशा वाला बर्तन सब, वो क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है। ये अमॉर्फस सॉलिड में आता है, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास पूछेगा तो अमॉर्फस, क्वार्ट्ज पूछे तो क्या होगा, वो सिलिका क्वार्ट्ज, या क्वार्ट्ज पूछे तो क्या है, वो क्रिस्टलाइन है। अब क्वार्ट्ज ग्लास बोले तो वो क्या है, एमॉर्फस है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर PVC की बात कर लिए, पॉलीथीन की बात कर लिए, ठीक है, ठीक है, रबड़ की बात किए यहाँ पर, ठीक है, टेफ्लॉन की बात कर लिए, यानी जितने भी पॉलीमर्स हैं, ऑल पॉलीमर्स, ये सभी क्या होते हैं, एमॉर्फस होते हैं। तो आई होप आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, और आई होप आपको यहाँ पर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड स्टेट का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग एक एक क्लास करते हुए, हर दिन अगर एक क्लास करोगे तो यहाँ पर आप लोग सॉलिड स्टेट को आराम से 11-12 क्लास 13 क्लास में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो लंबा करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। अभी आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, आराम से जब प्रेशर वाला टर्म आएगा, जब एग्जाम का समय आएगा, तो वहाँ पर 1 शॉट वीडियो आपके लिए लगा देंगे, ताकि आप लोग एक एक दिन में आराम से देख लोगे, ठीक है। अभी क्या है, केवल पढ़ाई करनी है। अभी आपको पीरियड वाइज, क्लास वाइज जो है हर दिन की पढ़ाई करनी है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो वीडियोज़ आएंगे, ये चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ये एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा, आधा घंटा का वीडियो रहेगा, ताकि आप एक क्लास में एकदम शॉर्ट टर्म पढ़ करके हर दिन क्लास कर लो, अच्छे से कवर कर लोगे। नोट्स भी कवर हो जाएगा, टॉपिक भी बन जाएगा, जितने भी NCERT क्वेश्चन होंगे वो भी आपके बनते जाएंगे। तो आई होप आप लोग अगले वीडियो को जरूर देखोगे, ठीक है। ये क्लास करने के बाद डेफिनेटली जो है अगला जो है क्लास आपको समझ में अच्छे से आएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप जो है चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।